क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर इसमें कुछ चीजें हैं जो जानेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। इसका पहला जो पार्ट है ठोस अवस्था क्या है ये जानेंगे, और साथ में ठोस अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं वो जानेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग होते हुए लास्ट जब खत्म होते होते ये इंटरेस्टिंग होते जाता है। पहला पार्ट एक शुरुआत है कि ठोस अवस्था होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि एक तरह का इंट्रोडक्शन है, एक तरह का परिचय है। हम आपको यह बताना चाहेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर है ठोस अवस्था। आज देखेंगे परिचय और क्रिस्टलीय ठोस, यानी ठोस अवस्था क्या है उसकी परिचय। आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था क्या होता है, साथ में क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, और क्विज, कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप देने वाले हैं। तो चलिए, काफी आसान है ये चैप्टर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ अपनी कॉपी में मैं जो बताते जाऊंगा उसे लिखते जाना है। अगर आप लिखते जाएंगे तो दिमाग में भी आते जाएगा। मतलब एक ऐसी चीज समझो कि मैंने आपको बताया ये चीजें हैं, है ना, ये 10 रुपए है, 5 रुपए है, 20 रुपया है, और मैंने आपको दिखाया और अपनी जेब में रख लिया। ये हुआ पढ़ाना। अगर आपको मैं कहूं कि भाई ये 10 रुपये है, आप अपनी जेब में डाल लो, उसको उठा करके आपने अपने गुल्लक में डालते गए, तो समझो वैसे ही होता है लिखना। आप अपने गुल्लक में डालते जाइएगा ताकि जब जरूरत पड़े तो उनको हम रिवाइज कर सकें, रिमाइंड कर सकें, रिवीजन दे सकें। चलिए साहब, हम सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था, बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, द्विविमीय एवं त्रिविमीय जालक में इकाई कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या, कोशिकाएं एवं कोशिका घनत्व, ठोसों में संकुलन, और फिर उसके बाद रिक्तियां हैं। ठोसों में रिक्तियां क्या होती हैं, बिंदु त्रुटियां क्या होती है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, चुंबकीय एवं विद्युतीय गुण, साथ में धात्विक चालकता एवं चालक और अर्धचालक, एन टाइप, पी टाइप, इनकी पूरी जानकारी स्पेशल और सभी हल्के हल्के मन से आपको बताते जाऊंगा। हल्के हल्के तरह से आप पढ़ते जाइएगा। एक बढ़िया सा आपके पास हर चीज होगा आपके दिमाग में, कोई भी पॉइंट ना छूटने पाए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बुक भी देखेंगे। यानी हमारी क्लास एक लेक्चर है जो एक टीचर, एक प्रोफेसर देता है, एक टीचर देते हैं जो एक लेक्चरर देता है। फिर उसके बाद आपकी मेहनत शुरू हो जाती है। आप अपने बुक से भी और हमारे नोट से भी और हमारे वीडियो से भी वो सारी चीजों को ग्रहण करें। तो चलिए साहब, अब चलते हैं। पदार्थ। भाई ठोस अवस्था किसी पदार्थ की होती है, एक अवस्था होती है। आपने पदार्थ की अवस्थाएं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे। उसमें गैसीय अवस्था को हमने पूरी डिटेल में देखा था, थोड़ी बहुत द्रव अवस्था देखे थे, और थोड़ी बहुत ठोस अवस्था के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हो जाती है। वैसे नहीं भी होती तो हमको 12th में तो करना ही होता है। तो सबसे पहली बात है पदार्थ। पदार्थ क्या है? किसी की चीज को हम पदार्थ कहते हैं। क्या पदार्थ क्या है? द्रव्य क्या है? मैटर क्या है? तो मैटर होता है, पदार्थ होता है वह चीज जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। क्या बोला मैंने? वह सभी चीजें जो द्रव्यमान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। जिसे महसूस किया जा सकता है, हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, हमारे द्वारा जिनको अनुभव किया जा सकता है, उन चीजों को पदार्थ कहते हैं। हवा एक पदार्थ है, क्योंकि इनको भी आप महसूस करते हो। इनका भी एक अपना निश्चित आयतन होता है और इनका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे ये ठोस हो, ये मटेरियल हो, जो भी चीजें आपको नजर आ रही है, चाहे मैं हूं, बिना पदार्थ का तो कुछ भी संभव नहीं है। तो यहां पर ये पदार्थ होते हैं। पदार्थ की बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। अब हम ठोस, द्रव, गैस को स्पेशल एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होता है, किसको, किस पदार्थ की किस अवस्था को हम ठोस कहेंगे, किस अवस्था को हम द्रव कहेंगे, किस अवस्था को हम गैस कहेंगे। देखिए, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं
पदार्थ की अवस्थाएं तीन, ठोस, द्रव, गैस। अगर हम आयतन के आधार पर इन दोनों को पहचाने तो कैसे पहचानेंगे? इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन किसका? ठोस का निश्चित होता है। द्रव का आयतन कैसा होगा? तो हम ठोस के आयतन के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होता है। और इसमें तो ये दो बातें हो गई। तो आयतन में इसके बारे में बात करूं तो इसका आयतन भी निश्चित होता है, फिक्स होता है। जबकि आयतन जो होता है गैस का अनिश्चित होता है, दाब पर डिपेंड करता है। यानी इसमें हल्का सा भी दाब लगेगा तो आयतन बहुत परिवर्तित हो जाएगा। इसमें बहुत उच्च दाब पर परिवर्तित होती है, इसमें दाब पर परिवर्तन बहुत ही कम यानी कि नहीं के बराबर होता है। तो हम इन दोनों को निश्चित मानते हैं। तो गैस का आयतन जो होता है अनिश्चित होता है। फिर बात करते हैं यहां पे आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन जो होता है अनिश्चित होता है। उसे जिस तरह के पात्र में रखेंगे, गोलाकार पात्र में रखेंगे तो गोलाकार हो जाएगा, और रखते क्या बोलते हैं इसमें आयतनाकार पात्र में रखेंगे तो आयतनाकार होगा। जैसे जैसे पात्र की आकृति होगी वैसा वो शेप ले लेता है। तो ये क्या होता है? ये अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन गैस का आयतन भी, गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। अब सवाल होता है कि यहां पर आ जाते हैं हम अंतराणुक बल। ठोस में अंतराणुक बल प्रबल अंतराणुक बल होता है, प्रबलतम अंतराणुक बल होता है। जबकि द्रव में मध्यम अंतराणुक बल होता है, जबकि इसमें यह बल बहुत ही दुर्बलतम होता है या नहीं होता है, नगण्य होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ठोस, द्रव, गैस में एक हल्का फुल्का अंतर देख सकते हैं। तो हमारे लिए क्या कह सकते हैं? अब ठोस को परिभाषित करेंगे तो क्या कह सकते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है तथा उनके अणुओं के मध्य प्रबलतम आकर्षण बल होता है। अगर हम इसको फिगर वाइज समझें तो उनकी अणुएं जो होती हैं काफी नजदीक एक दूसरे के साथ सटे होते हैं और स्थिरता बनाए रखते हैं, यानी ये गतिशील नहीं होते हैं। जबकि द्रव में अणुएं जो होती हैं नजदीक तो होती हैं परंतु उनमें गति करने के लिए काफी स्थान होता है। आकर्षित तो रहते हैं परंतु ये गति करने के लिए उसमें स्थान होता है, आकर्षण बल होने के कारण से आकर्षण बल होता है। लेकिन इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं होता, तो ये अणुएं जो होती हैं काफी दूर होता है और ये बिखरना चाहता है, एक तरह का आकर्षण बल ना के बराबर होता है। ये होता है हमारा गैस। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ठोस, द्रव, गैस में अंतर, और ठोस, द्रव, गैस किसको कहेंगे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। पदार्थ क्लियर, ठोस, द्रव, गैस क्लियर। ठोस अवस्था हम पढ़ रहे हैं। अब ठोस पदार्थ के लिए परिभाषा देते समय हम क्या देंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। आकार एवं आयतन निश्चित होता है, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। अब चलते हैं यहां पे ठोस अवस्था की परिभाषा हमने देखा है अभी। अब ठोस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठोस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस, मैंने यहां पर क्रिस्टलाइन रखा है और यहां पर अक्रिस्टलीय रखा है। दोनों में एकदम साफ नजर आ रहा है कि दोनों में क्या अंतर है। जो कण होते हैं जिनसे वो ठोस बना होता है वो कण क्या हो सकते हैं? आपको बता दूं, कण, ठोसों में जो कण होते हैं उनको कहा जाता है अवयवी कण। अवयवी कण, और अवयवी कण को कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसमें अवयवी कण में होगा या तो वो परमाणु होगा या फिर वो अणु होगा या फिर वो आयन होगा। अब किस तरह के पदार्थ में परमाणु होता है, किस तरह के ठोस में अणु होता है, किस में आयन होते हैं, मैं आगे जाकर के ये बात आपको बिल्कुल साफ तौर पे अच्छे से बताने वाला हूं, इसलिए बातों को समझेंगे। परमाणु होता है जैसे सोडियम है,
पोटेशियम है या गोल्ड है, इसमें परमाणु होते हैं। इसमें अणु अणु की बात करते हैं तो CO2 ठोस CO2 जो होता है उसमें, या ठोस I2 है उसमें अणु होता है। आयन NaCl में आयन होते हैं कि Na+ और Cl- आयन होते हैं इसमें। तो ये अलग बात है। तो यहां पर अवयवी कण, ये देख रहे हो, इन कणों को हम अवयवी कण कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? अणु, आयन या परमाणु होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एक अणु या आयन को हम यहां पर क्या मानेंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक फुटबॉल की तरह गोलाकार कण मानेंगे। अब वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी बड़ा दिखेगा ना। तो ये कह रहे हैं कि जब हम नहीं देख रहे तो अनुभव करें कि वो बहुत बड़ा बड़ा गोला है। अब उसमें अंदर जाके देखिए कि वो आपस में जमे कैसे होंगे। तो एक देखिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टल ठोस होता है, उसमें उनके कण जो होते हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। आप देखो इसकी व्यवस्था। लेकिन एमॉर्फस जो होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में होते हैं, वो जो व्यवस्था है बिल्कुल निश्चित क्रम में नहीं होता है। तो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में सबसे बड़ा अंतर तो यही होता है कि जिसमें उनके संगठक कण जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि एक पैटर्न को वो फॉलो करता हुए चलते रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने उसको सही तरह से जमाया होगा, उनको साइंस आता होगा, उसको मानव सभ्यता का ख्याल होगा, ऐसा लगता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो बिल्कुल बिखरा हुआ है उनके अणु में। वो क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस जब ऐसा होगा और अक्रिस्टलीय ठोस जब ऐसा होगा तो इनमें काफी गुणों में अंतर आएगा, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां पर एक छोटी सी परिभाषा ऐसे ही बन जाती है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। छोटा परिभाषा आदमी दे सकता है कि वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित या नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहेंगे? ऐसा ठोस जिनमें उनके अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, यानी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं भाई, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, तथा उस क्रिस्टल की एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। तो ऐसे क्रिस्टल को कहा जाएगा, ऐसे ठोस को कहा जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसको हम लोग रियल में पढ़ने वाले हैं इसी तरह से कि इनकी परिभाषाएं क्या होंगी। इनके जमावट के बारे में आप देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस के। अगर मैं इनको एक गोला बना दूं इस तरह का, तो इसी तरह के गोले एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हुए चल रही है। देखिए आप, ये देखिए, हो सकता है कि इसके जैसे जिस लाइन पे वैसे चला हो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नीचे भी ऐसे ही जमावट आ जाए, इस तरह से। ये लीजिए, ये एक नियमित या निश्चित क्रम है, देख रहे हैं। या एक दूसरे तरह से जम सकता है कि भाई ये हमने इस तरह का लिया और ये देखो गोले जो है अब इसके खांच को भरते हुए उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं, एक निश्चित क्रम में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या देखिए आप, गोला यहां पे है तो कोई गोला यहां पे है, कोई गोला यहां पे है, ये कोई गोला यहां पे है, कोई यहां पे जम गया, कोई यहां पे जम गया, कोई इस जगह पे जम गया है, कोई इस जगह पे। तो ये इसकी नियमितता नहीं होती है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में नियमित क्रम नहीं होते हैं। तो परिभाषा आपके सामने आ गया है, आपने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा। लिखा है वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, एक क्रमवार व्यवस्थित रहते हैं। इसका एक बढ़िया ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। और तथा इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी निश्चित होता है। जैसे आपने शक्कर का क्रिस्टल देखा होगा, शक्कर जो है, शक्कर के कणों को देखा होगा, वो क्रिस्टलीय रूप में होता है, एक निश्चित आकृति होती है। नमक के कणों को आपने देखा होगा, वो भी एक निश्चित आकृति की होती है। अगर आपने कॉपर सल्फेट या दूसरी चीजें देखी होंगी, एक निश्चित आकृति का होता है। लेकिन अगर आपने देखा है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं प्लास्टिक का, प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो जिस आकृति में ढालते हैं वैसे ढलता है, उसको ठोकेंगे तो एक टुकड़ों में नहीं टूटता है। कांच को तोड़ते हुए आपने देखे होंगे, कांच को जब तोड़ते तो किसी भी प्रकार से टूट करके बिखर जाती है।
लेकिन आपने ऐसा भी कांच देखा होगा जिसको क्रिस्टल ग्लास कहते हैं, तोड़ते हैं तो छोटी छोटी गोलियां बन जाती है। तो क्रिस्टल ग्लास क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्रिस्टलाइज हो गया है, क्रिस्टल के फॉर्म में व्यवस्थित है उनका। ये नियमित व्यवस्था है, निश्चित व्यवस्था है। तो कांच वैसे में दो प्रकार का हुआ, एक कांच हुआ अक्रिस्टली, एक कांच हुआ क्रिस्टली। लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कांच क्रिस्टली है कि अक्रिस्टली, तो बेटा एक ही जवाब देना, कांच अक्रिस्टली है, अतिशीतित द्रव है। क्योंकि नॉर्मल ग्लास तो उस जमाने में वही थी, अब नए जमाने में हम उसको कांच को भी क्रिस्टलाइन करके हम दे रहे हैं, बना रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपको क्लियर हो गया क्रिस्टली ठोस। अब अक्रिस्टलीय ठोस के लिए बात वही कहा गया है कि जिसकी अवयवी कण नियमित क्रम में या निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तथा इनकी ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है। मैंने आपको बताया कांच जब टूटता है तो बिखर जाता है अलग अलग साइजेस में, उनके आकार अलग अलग होते हैं, आकृति अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपके पास शक्कर के इतने बड़े डल्ले हो, मिश्री हो, अगर उसको गिराओगे, तोड़ोगे, तो टूटने के बाद भी वैसे ही आकृति का बनता है जिस आकृति में वो बड़ा होता है। मतलब ऐसा ठोस जो टूटने के बाद भी अपनी साइज तो छोटा कर लेता है और छोटे टुकड़ों में टूटता है, लेकिन एक निश्चित आकृति या आकृति बना करके, और हर एक किसी की आकृति जो होती है, आकृति मतलब उसका शेप जो होता है, डिजाइन जो है वो एक जैसा होता है, तो उनको कहा जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। तो हम अक्रिस्टलीय ठोस में हमने प्लास्टिक सोचा, रबर का है, अक्रिस्टलीय ठोस में हमारे पास कांच है, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में बताते जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। चारकोल है अक्रिस्टलीय ठोस, काजल है अक्रिस्टलीय ठोस, ग्रेफाइट है क्रिस्टलीय ठोस, हीरा है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ये होता है क्रिस्टलीय ठोस। चलिए, इसका गलनांक और कथनांक जो होता है निश्चित नहीं होता है। इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से देखिए और इनको देखिए। दोनों में एकदम साफ नजर आ रहा होगा, ये ठोस है लेकिन एक निश्चित उसमें तल है, एंगल है, कोना है, ऐसा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसमें कोई कोने नजर नहीं आ रहे हैं, निश्चित आकृति नजर नहीं आ रही, उसका फेस नजर नहीं आ रहा है ना, और इसका कोई तल नजर नहीं आ रहा है, ना तल है, ना कोण है, ना उसकी कोई किनारे हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नजर नहीं आ रही है एक निश्चित क्रम में। तो ये अनियमित रूप में इसकी संरचना है, तो इसकी ज्यामिति अनिश्चित है, जबकि इसकी ज्यामिति निश्चित है। इसकी ज्योमेट्रिकल शेप एकदम निश्चित है, जबकि इसकी नहीं है। तो आप इसी चित्र को देख करके बता सकते हो कि भाई ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये अक्रिस्टलीय ठोस है। अब इतनी तो चीजें भाई हमने सेंस तो कर लिया, बोलने भी तो आना चाहिए। मैंने बोलना भी सिखा दिया आपको परिभाषाओं के आधार पर। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, आपके दिमाग में बैठ गया, किसे कहते हैं बेटा? वे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित क्रम में या निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। अब उल्टा उल्टा इनके लिए बोल दीजिए, हो गया याद? तो इस तरह से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हो गया, दोनों की परिभाषा होगी। अब इनमें अंतर को ध्यान देते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर यह है कि इनके अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, जबकि इनकी अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसका एक निश्चित गलनांक होता है, स्पष्ट गलनांक होता है, यानी कि इसको आप गर्म करोगे ना तो गर्म होते होते होता जाएगा, लेकिन एक खास टेम्परेचर पर आते ही ये लिक्विड बन जाएगा। पहले नरम नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उस डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे वो तो सॉलिड है, लेकिन उस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड है। लिक्विड और सॉलिड के बीच वाली स्थिति इसमें नहीं आती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में वो लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्थिति आती है। पेस्ट में जैसा बन जाता है, नरम बन जाता है, वो कौन सा है? अक्रिस्टलीय ठोस में। इसका जो गलनांक है स्पष्ट नहीं रहता है। प्लास्टिक एक तापमान पर नरम पड़ जाता है लेकिन लिक्विड नहीं बनती है, वो बहुत ज्यादा तापमान होने पर लिक्विड बनती है। तो क्या हुआ? प्लास्टिक ठोस अवस्था में रहता है हमारे तापमान पर, फिर एक अलग तापमान पर आने पर वो नरम हो जाता है, और एक अलग तापमान में जाने पर वो सीधा सीधा पिघलता है। तो इसका एक निश्चित गलनांक नहीं है, लिक्विड ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की निश्चित तापमान नहीं है, जबकि द्रव और ठोस के बीच की स्थितियां नजर आती है इसमें। तो अक्रिस्टलीय ठोस
और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर आपको नजर आ गया कि यहां पर एक निश्चित तापमान पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तापमान को गलनांक कहते हैं, इसलिए बोलते हैं एक स्पष्ट गलनांक होता है, जबकि इसका स्पष्ट गलनांक नहीं होता है। फिर बात आती है विषम दैशिकता। ये विषम दैशिकता का क्या मतलब हुआ, जरा देखिएगा। अगर मैं इस ठोस में किसी एक दिशा से प्रकाश डालता हूं, मतलब किसी एक दिशा से, या तो प्रकाश हो या चुंबकीय गुण हो या विद्युतीय गुण है, जो विद्युतीय क्षेत्र है, अनबरा प्रकाश हो या विद्युतीय क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र है, इनमें से किसी भी चीज को अगर इसमें से डालूंगा तो इससे निर्गत होने वाला जो या प्रकाश डाल रहा हूं, तो निर्गत होने वाला प्रकाश मान लेते हैं इस दिशा से निकल रही है। ठीक है, अगर मैं उल्टा इधर से डालूं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इधर से ही निकले, ये क्रिस्टल की विशेषता होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों की क्या विशेषता है, मान लेते हैं मैंने इस दिशा से प्रकाश डाला, तो जो निकलने वाला जो प्रकाश है वो इस दिशा से अगर यहां से निकल रही है तो समझ जा, और फिर अगर इधर से निकल रही है और वापस मैंने इधर से भी डाला तो वो किरण इधर निकल जाएगा। मतलब सीधा सा जवाब ये है कि ये अक्रिस्टल है। तो इसमें क्या बोला गया, अगर मैंने डाला, अच्छा, और उल्टा डाला तो हो सकता है किसी और दिशा से निकलने लगी। मैंने इधर से डाला तो इधर गया, लेकिन इधर से ही मैंने देखना चाहा कि जब इधर से डालने पर इधर निकलता है तो इधर से डालने पर उधर ही निकलना चाहिए ना, लेकिन यहां पर किसी और दिशा से अगर निकल रही है, ये हो सकता है। ये क्रिस्टल की विषम दैशिकता है। समदैशिकता नहीं को कहेंगे, इसको विषम दैशिकता कहेंगे। तो यही है विषम दैशिकता का मतलब, सीधा सा बता दें। ठीक है, तो ये है विषम दैशिकता। इसके बाद है शीतलन वक्र असंतत होता है। क्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके अगर हम ठंडा करते हैं तो यहां पर एक चीज नजर आए, एक शब्द लिखा हुआ असंतत। गर्म है वो क्रिस्टल, ठंडा हो रहा है। हमने टाइम पर, हर एक टाइम पर हम नोट करते जाते हैं, हर एक मिनट पे उसके टेम्परेचर को नोट करते जाते हैं। तो आप देखेंगे हर एक मिनट पर जब वो टेम्परेचर जो कम होती जा रही है, किसी टाइम वो ज्यादा टेम्परेचर कम हो रहा है, किसी टाइम पर वो कम टेम्परेचर कम हो रहा है। मतलब ये हुआ कि हो सकता है अगले एक मिनट में उन्होंने 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो अगले दूसरे मिनट में भी 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन वो एकदम एक्यूरेट 2 डिग्री सेल्सियस ना होकर के हो सकता है 1 ही डिग्री हो, या हो सकता है अगले टाइम पे वो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन जो अक्रिस्टल होते हैं उसकी यह विशेषता होती है कि हर सेकंड, हर मिनट जितनी टेम्परेचर उसकी डाउन होती जा रही है, उतनी ही टेम्परेचर उसके रेगुलरली कम होते जा रहा है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, ये टेम्परेचर टाइम है ये, और ये टेम्परेचर है, तो इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे कुछ बनता है, ऐसे। मतलब किसी टाइम पर वो ज्यादा ठंडा हो गया, किसी टाइम पर थोड़ा हुआ, कभी किसी टाइम पर कुछ ज्यादा हो गया, इस टाइप का होता है। लेकिन इसका जो ग्राफ बनता है, शीतत वक्र बोल सकते हैं, शीतलन वक्र बोल सकते हैं, ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, तो इसका कुछ ऐसे बनता है ग्राफ जो है। मतलब इसमें टाइम के साथ रेगुलरली धीरे धीरे कम होता है, कभी ज्यादा या कभी कम नहीं होता है। तो क्रिस्टल की विशेषताओं में देखो विषम दैशिकता, क्रिस्टल की विशेषताओं में देखो आप शीतलन वक्र, असंतत होना, उसका सतत होना। इसी तरह से इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है, क्योंकि इनके क्रिस्टल का जो गुण है वो पूरा पाया जाता है। ठोस में ऐसा ठोस जिसमें क्रिस्टल का गुण पाया जाता है, या ऐसा ठोस जो इन गुणों का पालन करता है, जिनमें उनके कण निश्चित रूप से जमे हो, आपस में अच्छे से जुड़े हो, और वो जिसका निश्चित गलनांक हो, तो उनको हम क्या मानेंगे, एक वास्तविक ठोस मानेंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव माना जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। अतिशीतित द्रव का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। इसको वास्तविक ठोस माना जाता है, जबकि इसको वास्तविक ठोस नहीं माना जाता, इसको अवास्तविक ठोस कहते हैं। अवास्तविक ठोस का एक दूसरा शब्द भी दे दिया गया, अतिशीतित द्रव है। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस को अभी उसको हमारे टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में तो है, परंतु परफेक्ट ठोस नहीं है, वास्तविक ठोस नहीं है। यानी यह तापमान उसके लिए ठंडा तापमान है, परंतु वो ठोस में पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो पाया है। इसलिए बोला जाता है कि इस अवस्था को ठोस अवस्था होते हुए भी एक तरह का लिक्विड अवस्था है, जो कि अवास्तविक ठोस को दर्शाती है। तो इसलिए कहा गया ये लिक्विड है, द्रव है, अतिशीतित द्रव है, यानी बहुत ठंडा हुआ द्रव है, ना कि ये क्रिस्टल है या ठोस है। फिलहाल आप इतनी एक्सप्लेनेशन में मत जाइए, सिंपल सी बात कहेंगे, यह टेम्परेचर जो है उसके लिए अतिशीतित
अवस्था कहलाती है, जिसमें वो ठोस अवस्था में होता है। तो इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस को अवास्तविक ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसलिए एक प्रश्न आता है, अतिशीतित द्रव है सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोना, रबर, ये सॉरी मैंने क्या, सोना, सोडियम, सोडियम क्लोराइड या कांच। जवाब में होगा कांच। कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, तो उसे अतिशीतित द्रव कहा जाएगा। तो ये जो मैंने आपको अंतर बताया है, अगर आपको कहीं पर भी अगर लगता है कि इसको एक बार और समझना चाहिए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, आपको पूरी बात एक एक करके समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिलहाल बाद में रिवाइज करूंगा एक बार और हल्के से। आगे चलते हैं। संघटक कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैंने अभी बोला था आयन, परमाणु, अणु या आयन को हम ठोस के कण को हम क्या कहेंगे, ठोस के जो कण होते हैं जिनसे वो बना होता है उन कणों को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण या संघटक कण कहते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, किसी ठोस के निर्माण में भाग लेने वाले कणों को क्या कहते हैं, संघटक कण कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं, संघटक कण कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो चुका होगा संघटक कण क्या है। और संघटक कण होता है परमाणु, अणु, आयन, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। चल नेक्स्ट, हम ठोसों को, कौन सा ठोस भाई, क्रिस्टलीय ठोसों को, क्रिस्टलीय ठोसों को या क्रिस्टल को हम निम्न 4 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार। ठोस 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा भाई, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं, जिनके संघटक कण अणु होते हैं और अणुओं के बीच बंद होता है दुर्बल वांडरवाल बल, दुर्बल वांडरवाल्स बल। दूसरी बात है, आयनिक ठोस किसको बोलते हैं, जिसके जो संघटक कण होते हैं वो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, और इनके बीच होता है प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण और सहसंयोजी ठोस जो होते हैं उसमें ये परमाणु होते हैं, इनके संघटक कण, और इनके बीच मध्य बंधन जो होता है वह सहसंयोजी बंध होता है। इसके एग्जाम्पल बताता हूं ना आपको। और धात्विक बंध में परमाणु होते हैं, संघटक कण, और उनके मध्य आकर्षण बल होता है धात्विक बंध। ये आपको याद रखना होगा, और इसके थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से सजा के कैसे लिखेंगे, हम कुछ ऐसे लिखेंगे सजा के। कैसे, देखो, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके संघटक कण अणु होते हैं तथा इसके मध्य दुर्बल वांडरवाल्स बल होता है। इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है कौन सा, दुर्बल वांडरवाल बल होता है। कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं भाई।
एग्जाम्पल, ठोस CO2 जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं, I2 अणु, ये I2 जो है आयोडीन है, ठोस अवस्था में रहती है आदि। कुछ एग्जाम्पल बढ़ा दूंगा जाके। आयनिक ठोस दूसरे टाइप में, इनके संघटक कण जो होते हैं धन आयन तथा ऋणायन होते हैं तथा इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जो कि प्रबल होता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल अभी बताया था। ये एक तरह का रिवाइज हो जाता है बेटा, अगर आप 2-3 तरह से एक बार पढ़ते हो तो। NaCl, KCl, CuSO4 और भी एग्जाम्पल बताऊंगा आगे जाकर के, एक्सेट्रा। फिर होता है सहसंयोजी ठोस, इनके संघटक कण परमाणु होते हैं और इनके बीच प्रबल सहसंयोजी बंध होता है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, उदाहरण है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा, बढ़िया एग्जाम्पल है हीरा आदि। धात्विक ठोस धातुओं में होते हैं, इसमें क्या बोलेंगे, धातु के धनायन होते हैं जो बहते हुए इलेक्ट्रॉन के समुद्र में स्थित होते हैं। तो कैसे बोला गया, इनके संघटक कण धातु के धनायन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं। धातु में कर्नेल तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। अब इसको थोड़ा समझना चाहते हो तो मैं बता दूं, यह माना जाता है धातु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लगातार घूमते, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातु में काफी, जो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन थे माइनस हो गया, इनमें ये जो बच गया उसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, Na के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na+ बचेगा, आपको पता है ये बात। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रहती है, जिसमें ये बचा हुआ ये जो धातु का धन आयन है, ये धन आयन को हम यहां पर कर्नेल कहते हैं, जो कि एक दूसरे को आकर्षित करके रखती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कर्नेल जो होता है बंधे हुए रहते हैं इस तरह से, और यह बंध बहुत प्रबल होता है। इस कारण से इस बंध को कहा जाता है धात्विक बंध। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में होते हैं, ये कर्नेल से बंधे होते हैं, इसलिए इसको ठोकेंगे तो चिपटती है, टूटती नहीं है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो समुद्र है वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन बहने लगती है। जहां पे जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ये धातु की विशेषता होती है। तो इस तरह से विद्युत का चालक होता है, उष्मा का चालक होता है। तो ये हुआ हमारे पास ठोस के 4 प्रकार, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को याद हो गया होगा क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार है आपको याद हो गया होगा, कौन कौन सा याद हो गया? यस, तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं जो कि आपको याद हो गया है। ओके, अब चलते हैं क्रिस्टली ठोस के जो विभिन्न प्रकार हैं इनमें क्या अंतर है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। हमने अभी जो जो बताया वही चीजें मैं आपको दोबारा यहां पर बता सकता हूं। यहां पर संघटक कण क्या है, आयनिक क्रिस्टल में, सहसंयोजी क्रिस्टल में, धात्विक क्रिस्टल में, आणविक क्रिस्टल में, आपको याद हो गया है। यह बांधने वाले बल का नाम क्या है, यह भी आपको याद हो गया है। इसका भौतिक गुण क्या होते हैं, आयनिक ठोस का भौतिक गुण होगा ये भंगुर होता है, यानी ठोकर लगती तो क्रश होकर के टूटने लगता, बिखरने लगता है। इसके गलनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रवित अवस्था में ये विद्युत और के सुचालक होते हैं। सहसंयोजी ठोस क्या होगा, सहसंयोजी ठोस होता है ये बहुत कठोर होता है, इसका भी गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन ये विद्युत के बहुत दुर्बल चालक होते हैं और ऊष्मा इसमें इसकी गलन की ऊष्मा जो है बहुत उच्च होती है। फिर बात आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस कठोर होता है, उच्च गलनांक वाला होता है, ऊष्मा और विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक खनक पाई जाती है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। अब इन सबको चीजों को आपको मुझे लगता है कि समझ में आता होगा। धातु के गुण क्या होते हैं, धातु को आप जानते हो, पहली बात तो यह है, तो उसमें धात्विक चमक होती है, सीधी सी बात है। ठोकते हो तो धात्विक खनक, एक तरह की आवाज आती, छनछनाहट आती है। फिर इसी तरह से धातु की विशेषताओं में इसको अगर पकड़ के से मोड़ते हैं तो ये आराम से मुड़ जाती, खींचते हैं तो एक लंबी तार बन जाती। हाँ, गर्म करके खींचना पड़ेगा, इसे खींचोगे नहीं खींचाएगा भाई, बहुत मजबूत होता है। लेकिन इसमें तार बनाने की क्षमता होती है, वो तार भी बहुत उस मोड़ सहन करने की क्षमता रखती है। उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इनको गर्म आसान, ये जो गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा काफी टेम्परेचर सहती है और उसके बाद बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये पिघलती है, यानी कि इसका गलनांक उच्च होता है।
उष्मा का चालक होता है, एक तरफ गर्म करोगे दूसरी तक वो पहुंच जाती बड़ी आसानी से, इसकी टेम्परेचर जो है। तो ये आप गुण जो जानते हो ना अपने से, वही गुण आपको लिखना, कोई स्पेशल नहीं होता। सामान्य चीजें हैं भाई, जो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं आपकी जिंदगी की चीजों को ही पढ़ते हैं, इधर उधर के कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं होता। आप समझ रहे होगे इन बातों को। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई। अब आणविक ठोस, आणविक क्रिस्टल की क्या विशेषता होती है? ये मृदु होता है। आपने कभी लाइफ में देखा होगा या यूट्यूब में देखा होगा, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, यूट्यूब में सर्च करना, ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होगा? ड्राई आइस मतलब सूखा आइस, मतलब वो ठंडा रहेगा, ठोस रहेगा, मोम की तरह दिखेगा, मोम के समान दिखेगा, बर्फ के समान दिखेगा, ठंडा रहेगा, लेकिन उसको जब छुएंगे तो आपका हाथ गीला नहीं होगा। वो क्या चीज है? वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ है। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस है, कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ है। अब समझ में आ गया होगा कि ये मृदु होगा, इसका निम्न गलनांक होता है, बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये पिघल जाएगी। वाष्पशील होता है, विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, यानी कि विद्युत का कुचालक होता है। ये सारी बातें अब मैं लास्ट में देता हूं कुछ उदाहरण। आयनिक क्रिस्टल एग्जांपल, जिसमें प्लस और माइनस होता है। सहसंयोजी क्रिस्टल, प्लस माइनस मतलब NaCl, KF, Ki, ये सब CuSO4, NaNO3, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये सब क्या होते हैं? सहसंयोजी क्रिस्टल होते हैं। धात्विक में जितनी धातुएं अगर आप जानते होंगे उन धातुओं को लिख दो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, लोहा, जो आपकी मर्जी आप लिख लो। फिलहाल धातु ही लिखना ना। आणविक ठोस, उष्मा के दुर्बल चालक संकलन के विभिन्न, देखो यहां पर एक एग्जांपल बढ़िया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, नेफ्थलीन और आर्गन बर्फ, ये इसका एग्जांपल है किसमें? आणविक ठोस में। तो आपने ये चीज देखा है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए भाई। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, और इस रिवीजन में क्या है देखें। ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस, ठोस अवस्था दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जिनके संघटक कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, जिसका एक निश्चित गलनांक होता है, इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है, असतत शीतलन वक्र होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में वो सब उल्टा उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अंतर, तो इन दोनों में अंतर आप लिख सकते हो। फिर होता है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, जिसमें आपने जाना है आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुका है। क्विज, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे और आप जवाब देंगे हमें। तो जवाब क्या होगा जरूर बताइए। प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सा छद्म ठोस है? इनमें से कौन सा जो है छद्म ठोस है? स्यूडो सॉलिड, यानी ठोस है, ठोस जैसा है परंतु ठोस नहीं है। चलिए जवाब दे दीजिएगा, कुछ एक सेकंड का टाइम आपको मिला है, जल्दी से क्लिक करिएगा। आपके सामने आ गया है ABCD, उनको क्लिक करिए और जवाब दीजिए। हो गया? चलिए भाई, ओके, काफी बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं, ये मुझे अच्छा लगा कि आपने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत सही है, आपका राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आंसर बता दूं? आंसर तो आपको पता ही है, आपने तो राइट आंसर दिए हैं। ग्लास, यानी कांच जो है वो छद्म ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का एक उदाहरण है। ग्रेफाइट इनमें से किस प्रकार के क्रिस्टल या ठोस का उदाहरण है? बताइए। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, वंडरवॉल ठोस और धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल, इनमें से किस क्रिस्टल का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट? हाँ जी, अब भी हमने पढ़ा है बेटा, बताओ जल्दी से, आपको टाइम दिया गया है कुछ सेकंड के लिए। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आप लोगों ने, काफी बच्चों ने सोच लिया आंसर। यस, अब मैं रिजल्ट देखता हूं। ओके, तो ये है रिजल्ट।
इस टाइम भी काफी बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं कि ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजक ठोस होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अक्रिस्टलीय ठोस, क्वेश्चन पढ़ो और उसका ऑप्शन पढ़ो जल्दी से। हाँ जी, हो गया। क्या लिखा है? एक तीक्ष्ण गलनांक रखता है, चाकू से काटने पर वह साफ विदलन देता है, चाकू से काटने पर साफ विदलन नहीं देता है, इसकी अधिकतम दूरी से क्रमिक विन्यास रहता है। क्या बोला गया है? अक्रिस्टलीय ठोस, आपने आंसर जो दिया है मैच करते हैं। चलिए, आपका आंसर है राइट आंसर। ओके, अभी भी काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया है। चाकू से काटने पर साफ विदलन नहीं देता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना आज का सफल हुआ, आप सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना एक उदाहरण है। बताइए, सोना किस चीज का उदाहरण है? आयनिक क्रिस्टल का, सहसंयोजी क्रिस्टल का, आणविक क्रिस्टल का या धात्विक क्रिस्टल का? अब मुझे समझ में आ चुका है कि अब इस टाइम आप बेहतर हो चुके हैं और इस क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं होगी। हाँ जी, तो आप अब समझ में आया ना कि डाउटनट के साथ आपको क्या फायदे हैं, कि आप बस टिक लगा सकते हो बेहतर तरह से। तो चलिए आज देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने राइट किया है। आपका रिजल्ट देखा मैंने और इस जगह पे भी काफी बच्चे राइट हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपने ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से कॉपी में लिखा है और आप बेहतर आंसर दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है अगला, आज हमने क्या पढ़ा देखें। हमने पढ़ा ठोस अवस्था क्या होती है, हमने पढ़ा क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या है, और हमने देखा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, और साथ में हमने क्विज देखा। कुछ क्वेश्चन जिसका जवाब आपने दिया, बहुत बेहतर तरह से दिए हैं, ये सही जवाब देते रहिएगा। फिर आता है, आज मैं दे रहा हूं आपको कुछ होमवर्क, इसको जरूर बनाइएगा। क्रिस्टल के प्रकार एवं उदाहरण लिखो। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल एवं अक्रिस्टलीय क्रिस्टल में अंतर लिखो। इसे आप नोट करिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा और बना के देखिएगा, बिना देखे बना के देखिए एक बार। और अगला शब्द है विषम दैशिकता क्या है, इनका आंसर देखिएगा क्या लिखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, और हम अब बताना चाहते हैं कि ये क्लास यहीं पर समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपको इस तरह से टॉपिक अरेंज किया गया है आपका कि आप बहुत ही अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। अगर मैं सिलेबस या बुक को लेकर के चलूं तो आपको पढ़ा तो दूंगा, समझा तो दूंगा, पर सिखा नहीं पाऊंगा। सो मैंने अपने तरह से इसको अरेंज किया है इस तरह से कि आपको सिखाते हुए समझाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, सब कुछ करूंगा और बेहतर रिजल्ट के साथ आपकी ताकत से आपको पास करवाऊंगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से अरेंज कर रहा हूं। तो अगला टॉपिक है आपका ठोसों में संकुलन, ये पढ़ेंगे ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 2। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।